हाय, हाउ आर यू ऑल। आफ्टर लॉन्ग टाइम दोस्तों आज एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। अभी हम लोगों ने रिसेंटली फिक्स्ड प्रेपोजिशन की तीनों कैटेगरी हम लोगों ने डिस्कस की है। वर्ड्स विद नो प्रेपोजिशन, वर्ड्स विद फिक्स्ड प्रेपोजिशन एंड वर्ड्स विद डिफरेंट प्रेपोजिशन। आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं दोस्तों, दैट इज एक्चुअली नॉन फाइनाइट सेक्शन। वर्ब के 4-5 वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। आप में से कोई नया बच्चा जिन्होंने नहीं देखा कि मॉडल वर्ब्स क्या होती है, प्राइमरी वर्ब्स क्या होती है, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है, तो यू मस्ट वॉच दोज वीडियोज राइट। आज हम लोग फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब की मैंने चर्चा की थी राइट। और आज हम लोग नॉन फाइनाइट सेक्शन के ऊपर चर्चा करेंगे। उसको किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं और कितने पार्ट में डिवाइड होगी, ठीक है ना, कौन कौन से उसके पार्ट्स होते हैं नॉन फाइनाइट के, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे राइट। दोस्तों अगर आप में से मेरा कोई भाई और बहन अगर अंग्रेजी में वीक है, दे आर अनेबल टू स्पीक इंग्लिश, दे आर अनेबल टू अंडरस्टैंड राइट, तो हमारा एक और चैनल है दोस्तों, दैट इज एक्चुअली नॉन फॉर स्पोकन इंग्लिश एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, दैट इज डेग इंग्लिश इंस्टीट्यूट राइट। ये जो नाम है डेग इंग्लिश इंस्टीट्यूट, यू कैन ऑल्सो सर्च ऑन यूट्यूब राइट। वहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप स्पोकन के सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे दोस्तों, और यू कैन इंप्रूव योर इंग्लिश राइट। चलिए हम लोग टॉपिक पे वापस आ जाते हैं। और आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, दैट एक्चुअली फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब। लेट मी टेल यू अ बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, लेकिन एक बार और बताना चाहता हूँ। देखो फाइनाइट वर्ब हम लोगों ने पढ़ी थी दोस्तों, जहाँ पे मैंने आपको बताया था ऐसी वर्ब जो टेंस नंबर के अनुसार बदल जाए, टेंस नंबर्स के अनुसार बदल जाए, वो फाइनाइट वर्ब होती है राइट। और ऐसी वर्ब जिस पे टेंस नंबर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, दैट इज कॉल्ड एक्चुअली नॉन फाइनाइट वर्ब राइट। इतनी हम लोगों ने बात की थी। अब हम लोग नॉन फाइनाइट की बात करते हैं। आज मैं नॉन फाइनाइट के ऊपर चर्चा करने वाला हूँ। फाइनाइट का ऑलरेडी मैं वीडियो डाल चुका हूँ दोस्तों राइट, प्ले लिस्ट में आप जाके चेक कर लीजिएगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। इसी नॉन फाइनाइट को हम लोग इन्फिनेटिव वर्ब भी बोल सकते हैं राइट। अब यहाँ पर जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है दोस्तों, आपको ये देखना है कि ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है करती क्या है। नॉन फाइनाइट वर्ब को 3 पार्ट में मैंने डिवाइड किया, और 3 पार्ट ही होते हैं एक्चुअली। नॉन फाइनाइट वर्ब को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला आता है निकल के आपका इन्फिनेटिव, दूसरा आता जेरंड, जीरंड नहीं पढ़ना, इसको जेरंड पढ़ना राइट, जेरंड, और तीसरा आता आपका पार्टिसिपल राइट। अब इन्फिनेटिव क्या होती है, कुछ नहीं होती है, वर्ब टू प्लस वर्ब टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इज कॉल्ड व्हाट, इन्फिनेटिव, और इसी को नॉन फाइनाइट ही बोलते हैं राइट। दूसरा है आपका जेरंड। जेरंड में कुछ नहीं होता है, बेसिकली वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें आईएनजी लगा के उसको नाउन बिहेव कराया जाता है, दैट इज एक्चुअली जेरंड, ठीक है। और ये जो पार्टिसिपल होता है इनकी भी 3 कैटेगरी होती है। सबसे पहले आता है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसमें वर्ब का जो आईएनजी फॉर्म होता है, वर्ब का आईएनजी जो फॉर्म होता है वो ऐसा एडजेक्टिव की तरह बिहेव करता है सेंटेंस के अंदर, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल किसको बोलेंगे, वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होता है दोस्तों, वो एडजेक्टिव की तरह अगर सेंटेंस के अंदर बिहेव करता है, दैट इज एक्चुअली पास्ट पार्टिसिपल। और थर्ड आता है आपका परफेक्ट पार्टिसिपल राइट। कुछ नहीं होता इसमें, हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाता है, और इसी का कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। तो इनकी चर्चा हम लोग 1 बाय 1 करेंगे। सबसे पहले हमारा सेक्शन है इन्फिनेटिव का। हम तीनों में से सबसे पहले मैं उठाता हूँ दोस्तों इन्फिनेटिव, कि इन्फिनेटिव है क्या राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले समझते हैं इन्फिनेटिव है क्या। एक मिनट यार, यहाँ पर एग्जाम्पल कुछ गलत हो गए। यहाँ पर दोस्तों ये एग्जाम्पल है वेयर इन्फिनेटिव का, ठीक है ना, वेयर इन्फिनेटिव। और ये बताऊँ, ये जो एग्जाम्पल है इसके हैं, ठीक है ना, और ये जो एग्जाम्पल है दोस्तों वो इसके हैं राइट। इनको हम लोग बोलेंगे, ये गलती से लिखा गया है, ये पार्ट यहाँ आना चाहिए और ये पार्ट यहाँ आना चाहिए राइट। ये जो 4 सेंटेंस आप देख रहे हो, ये एग्जाम्पल है बैर इन्फिनेटिव का राइट, और ये जो एग्जाम्पल है ये इन्फिनेटिव का है। अब ये इन्फिनेटिव सेंटेंस के अंदर करती क्या है, ये देखो, ये एग्जाम्पल है इसके यहाँ। इस इन्फिनेटिव को हम बोल सकते हैं फुल इन्फिनेटिव, कहीं कहीं किताबों में फुल इन्फिनेटिव लिखा हो सकता है, या इन्फिनेटिव विथ टू ये भी लिखा हो सकता है राइट। अब करती क्या इन्फिनेटिव, ये सेंटेंस के अंदर दोस्तों कई तरीके से रोल निभाती है। ये सेंटेंस के अंदर सेंटेंस का सब्जेक्ट भी हो सकती है, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट भी हो सकती है राइट। एडजेक्टिव की तरह भी बिहेव कर सकती है, एडवर्ब की तरह भी बिहेव कर सकती है, डिपेंड करता है सेंटेंस के ऊपर। तो पहले हम लोग समझते हैं एकदम बेसिक यूज इन्फिनेटिव का है क्या। देखो, टू वर्क इज वर्शिप, कर में ही पूजा है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि टू वर्क है। अब ये जो टू प्लस वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है इन्फिनेटिव, जिसको हम लोग बोलते हैं टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर ये दोस्तों किसका काम कर रही है, सब्जेक्ट का काम कर रही है। किसका काम कर रही है, सब्जेक्ट का, कि कर में ही पूजा है राइट। तो सबसे पहले आपने समझा कि भाई जो इन्फिनेटिव होती है वो सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट भी हो सकती है। दूसरा देखो, टू एरर इज ह्यूमन, टू एरर इज ह्यूमन एंड टू फॉरगिव इज डिवाइन
गलती करना मानव का स्वभाव है और माफ़ करना उसकी फितरत है। देखो, गलती करना मानव का स्वभाव है और माफ़ करना उसकी फितरत है। इन दोनों सेंटेंस में ये जो देख रहे हो ना आप, इसको अ पढ़ते हैं, एरर अर भी नहीं पढ़ते, ई डबल आर अ, और यहीं से नाउन बनता है एरर। ये वर्ब है। हाँ, जैसे कूल करने वाला कूलर हो जाता है, हीट करने वाला हीटर हो जाता है, टीच करने वाला टीचर हो जाता है, वैसी गलती करने वाला इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, वो गलती करने वाला मतलब जो गलती होती है उसको एरर बोलते हैं, वो गलती करना दैट इज़ राइट। तो यहाँ पर इन तीनों सेंटेंस में आपने ये देखा है कि ये जो इन्फिनिटी होती है, ये जो इन्फिनिटी होती है सेंटेंस के अंदर किसका काम करती है, सब्जेक्ट का काम कर सकती है, राइट। दूसरा, अब एक और कैटेगरी निकल के आती है जिसको हम लोग बोलते हैं बेयर इन्फिनेटिव। अब ये बेयर इन्फिनेटिव का एग्जांपल मैंने ये ऑलरेडी ऊपर लिख चुका है, ये उल्टा सीधा हो गया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। ये वाले सारे एग्जांपल किसके हैं, बेयर इन्फिनेटिव का। बेयर इन्फिनेटिव होती क्या, सेंटेंस के अंदर बिना टू के भी वर्ब आ जाती है, और जब बिना टू के वर्ब आती है तो उसी को हम लोग बोलते हैं बेयर इन्फिनेटिव। क्या बोलते हैं, बेयर इन्फिनेटिव। ये लिखा है इन्फिनेटिव विदाउट टू। विदाउट टू मतलब उसके साथ टू नहीं आएगा, और जब टू नहीं आता तो इसको हम लोग बोलते हैं बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ भी बहुत होता है। सबसे पहले एग्जांपल देखो, मैंने कहा ही बेड मी गो। ही बेड मी गो, बेड एक वर्ब होती है किसी को जाने के लिए, कहने के लिए। ही बेड मी गो, उसने मुझे जाने के लिए कहा। अब यहाँ पर आप जो देख रहे हो, अगर आपको इस तरीके से जाए ही बेड मी टू गो, तो ये गलत हो जाएगा। एक वर्ब होती है बिड, BID बिड, दूसरी होती है लेट, और भी बहुत सारी वर्ब होती है। मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप किन किन के साथ बेयर इन्फिनेटिव्स आते हैं और किन किन के साथ इन्फिनेटिव आते हैं। तो यहाँ पर याद रखना कि बिना टू के जो वर्ब आती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेयर इन्फिनेटिव। और एक चीज़ और, मैंने कहा शी शुड गो, उसे जाना चाहिए। आई शुड गो, मुझे जाना चाहिए। राम शुड गो, राम को जाना चाहिए। आई कैन गो, मैं जा सकता हूँ। आई शुड गो, मुझे जाना चाहिए। जितने भी प्योर मॉडल वर्ब्स होती हैं, आई वुड रिपीट माय वर्ड, जितनी भी प्योर मॉडल वर्ब्स होती हैं उसमें हमेशा बेयर इन्फिनेटिव लिखे जाते हैं। जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आप लिखते आए हो आज तक, उसको हम लोग बोलते हैं बेयर इन्फिनेटिव। बिना टू के वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, दैट इज कॉल्ड एक्चुअली बेयर इन्फिनेटिव। क्योंकि इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता आगे कुछ भी हो जाए, ये ऐसी के ऐसी ही रहेगी। एक और वर्ब होती है लेट। लेट का मतलब होता है अनुमति देना या मानने से होता है, इसके साथ भी बेयर इन्फिनेटिव लिखे जाते हैं। लेट मी गो, मुझे जाने दो। क्या ये वाला सेंटेंस सही है, लेट गो? अरे लेट गो सही है, ये भी 100% सही है दोस्तों। अक्सर हम लोगों ने ये बोला है लेट मी गो, लेट हिम गो, लेट राम गो, लेट श्याम गो, लेट राधा गो, लेकिन लेट गो भी होता है जिसका मतलब होता है छोड़ो यार, जाने भी दो। लेट गो, जाने भी दो। लेट इट गो, जाने भी दो। तो ये भी सही है। यहाँ पर क्या यूज़ हुआ? अब आप बोलोगे सर ये दो वर्ब कैसी आ गई सेंटेंस के अंदर? भैया लेट तो आपकी वर्ब होती है और ये बेयर इन्फिनेटिव आपकी, ये क्या है भैया आपके यहाँ पर, बेयर इन्फिनेटिव। तो आपने यहाँ पर बेसिक तौर पे देखा कि इन्फिनेटिव को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक तो इन्फिनेटिव और दूसरी क्या होती है आपकी बेयर इन्फिनेटिव। ये याद रखना, राइट। चलो हम लोग अब थोड़े से आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि बेयर इन्फिनेटिव सेंटेंस के अंदर कौन कौन से रोल निभा सकती है। देखो मैंने लिखा सम अदर्स यूजेस ऑफ इन्फिनेटिव। टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहाँ कहाँ यूज़ होता है। सबसे पहले देखो सब्जेक्ट के तौर पे कैसी यूज़ होगी। टू वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। तो यहाँ पर टू वर्क क्या है दोस्तों, एज अ सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रही है, और सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रही है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इन्फिनेटिव। क्या बोलेंगे, इन्फिनेटिव एज अ सब्जेक्ट, राइट। या बोल सकते हैं नाउन की तरह ही काम कर रही है सेंटेंस के अंदर, है ना। वेर ये आपके इन्फिनेटिव वर्ब क्या होती है, अगर सब्जेक्ट बनेगी तो होगी क्या, नाउन के तौर पे काम करेगी, है ना। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट भी बन सकती है सेंटेंस का। दूसरा देखो सर वो भी तो आता है वर्किंग इज वर्शिप। हाँ जी, जेरेंड भी लिखे जा सकते हैं, जेरेंड भी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट का रोल निभा सकते हैं, वो आगे हम लोग चर्चा करेंगे, हाल फिलहाल इतना याद रखो, राइट। टू स्विम इज़ अ गुड एक्सरसाइज, तैरना अच्छी आदत है। अगेन यहाँ पर टू स्विम क्या है, सेंटेंस का सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट और कहीं नजर आ रहा है क्या, नहीं, तो इसी को क्या बनना पड़ेगा, सब्जेक्ट। तो इन्फिनेटिव उसका काम कर सकते हैं, सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट का काम कर सकती है, राइट। सी वॉन्ट्स टू प्ले, वो खेलना चाहती है। अब देखो टू प्ले क्या है, एक प्रकार से वॉन्ट्स का क्या है, ऑब्जेक्ट। तो इन्फिनेटिव सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट भी हो सकती है, क्लियर। अगला सेंटेंस देखो, टू रिस्पेक्ट अ टीचर इज माई ड्यूटी। टू रिस्पेक्ट अ टीचर इज माई ड्यूटी, तो टीचरों का आदर करना, मतलब टीचरों का आदर करना ये क्या है, मेरी ड्यूटी। मेरे टीचरों का आदर करना ये क्या है, मेरी ड्यूटी है, राइट। अब यहाँ पर आप देख रहे हो टू रिस्पेक्ट, सर अगर ये सब्जेक्ट है तो फिर और टीचर क्या है। देखो बेटा ये जो 2 + V1 होता ना, ये होती है इन्फिनेटिव, लेकिन ये इंडिविजुअली एक वर्ब भी होती है,
और एक वर्ब होने के नाते अपना ऑब्जेक्ट भी ले सकती है। इसको ट्रांजिटिव वर्ब बोल सकते हो। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? जो अपने साथ अपना ऑब्जेक्ट लेके आती है, राइट। तो ये एक इन्फिनेटिव होने के साथ साथ इंडिविजुअल अपनी एक वर्ब भी है। तो ये जो आर टीचर है ना, ये किसका ऑब्जेक्ट है? रिस्पेक्ट का ही ऑब्जेक्ट है, राइट, एज माई ड्यूटी। तो दोनों इन तीनों सेंटेंस में आप क्या देख पा रहे हो कि किसका रोल निभा रही है? सब्जेक्ट का, और इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट का। इधर देख लो, सी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट माई प्रपोजल। तो टू एक्सेप्ट क्या है? एक प्रकार से रिफ्यूज का ऑब्जेक्ट ही है, और ये जो ऑब्जेक्ट है प्रपोजल, ये एक प्रकार से एक्सेप्ट का ही है, क्योंकि ये एक वर्ब भी होती है अपने आप में इंडिविजुअली, जो अपना ऑब्जेक्ट लेके आ सकती है। सी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट माई प्रपोजल, उसने मेरा प्रस्ताव स्वीकार करने से मना कर दिया। राम इज अबाउट टू डाई। राम इज अबाउट टू डाई। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि अबाउट क्या है? बोलो, प्रेपोजिशन है सर ये तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी हो सकती है। अगर भैया ये सेंटेंस के अंदर इन्फिनेटिव नाउन का रोल निभा रही है, सेंटेंस का सब्जेक्ट भी बन रही है और अगर ऑब्जेक्ट भी बन रही है, तो स्वाभाविक सी बात है प्रेपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट बनेगी। प्रेपोजिशन के साथ हमेशा क्या आते हैं? ऑब्जेक्ट ही आते हैं। एक दैनिक बोलचाल का उदाहरण, टॉक टू आई, क्या होता है? क्या टॉक टू आई? नो, टॉक टू मी क्या होता है? टॉक टू मी। तो प्रेपोजिशन के बाद हमेशा क्या लिखे जाते हैं? ऑब्जेक्ट लिखे जाते हैं। यहाँ पर अबाउट का मतलब एक होता है नियर, और डाई का मतलब होता है डेथ। तो मतलब वो एकदम मरने के करीब पे है। राम इज़ अबाउट टू डाई, राइट। तो यहाँ पर ये प्रेपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट हो सकती है। तो इसमें आपने सीखा कि इन्फिनेटिव क्या रोल निभा सकती है? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का रोल निभा सकती है। आगे और देख लेते हैं इन्फिनेटिव के क्या क्या रोल्स होते हैं। एक और, इन्फिनेटिव कैन प्ले अ रोल ऑफ एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड नाउन। नाउन का तो अभी हो गया। अब देखो एडजेक्टिव और एडवर्ब के तौर पे इन्फिनेटिव किस तरीके से रोल निभाती है। ये सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, एग्जाम में वैसे आएगा नहीं, बस आप नॉलेज के तौर पे याद रखें। दिस इज़ द टाइम टू कॉल। दिस इज़ द टाइम टू कॉल, ये सही समय है कॉल करने के लिए। दिस इज़ द टाइम, ये सही समय है कॉल करने के लिए। अब आप मुझे बताओ यहाँ पर टाइम क्या है? बोलो सर नाउन है ना, अनकाउंटेबल नाउन है। टाइम क्या है यहाँ पर? नाउन है। और टू कॉल क्या है? अगर नाउन को मॉडिफाई कर रहा है तो ये कहीं ना कहीं किसका रोल निभा रहा है भैया? एडजेक्टिव का रोल निभा रहा है। अब यहाँ पर 2 + V1 थोड़ा समझना हो सकता है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, बट यही होता है दोस्तों। थोड़ा सर्च करोगे ना आप, थोड़ा डिटेल में जाओगे ना, तो आपको समझ में आएगा। बिल्कुल सही है। दिस इज़ द टाइम टू कॉल। अब यहाँ पर टू कॉल क्या है? एडजेक्टिव का रोल निभा रही है। किसका रोल निभा रही है? एडजेक्टिव का रोल निभा रही है, राइट। हियर इज़ द हाउस टू सेल। ये जो घर है भैया किसके लिए है? बेचने के लिए है। अगेन हाउस क्या है? नाउन। और टू सेल क्या है? ये नाउन को जो मॉडिफाई करे वो क्या होता है भैया? एडजेक्टिव का रोल निभा रही है। ये वेरिएशन जब आप पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा। ये तो हम दैनिक बोलचाल की भाषा में सारे सेंटेंस बोलते हैं, लेकिन जब बात आए व्हेन कम्स टू आस्किंग दैट विच पर्टिकुलर रोल दैट पर्टिकुलर वर्ब इज एक्चुअली प्लेइंग इन अ सेंटेंस, वी आर एक्चुअली फ्लेबरकास्टेड, वी जस्ट गेट लॉस्ट। हम नहीं कर पाते, ठीक है ना, नहीं समझ पाते। तो यहाँ पर दूसरे सेंटेंस में किसका रोल निभा रही है? एडजेक्टिव का रोल निभा रही है। तीसरा सेंटेंस देखो, आई एम हैप्पी टू सी यू। भैया खुश हूँ तुमको देख के, आई एम हैप्पी टू सी यू। आई एम हैप्पी टू सी कुलदीप सर। कुलदीप सर को देख के मैं खुश हूँ। अब बताओ हैप्पी क्या है? सर एडजेक्टिव है, ठीक है। और जो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे वो क्या होगा? एडवर्ब। अरे सर ये बात है, अभी भी समझना थोड़ा सा, दिस इज़ एक्चुअली लिटिल बिट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना। देखो आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, क्या करके? देख के। तो टू सी क्या है? यहाँ पर एक प्रकार से एडवर्ब का ही रोल निभा रहा है, जो हैप्पी को क्या कर रही है? वो मॉडिफाई कर रही है। ही इज़ अनेबल टू हेल्प मी। अनेबल क्या है? एबल, अनेबल एडजेक्टिव के तौर पे काम यूज़ होते हैं सेंटेंस के अंदर। आई एम एबल, आई एम अनेबल, राइट। तो अनेबल क्या है आपका? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव को जो मॉडिफाई करे वो क्या होती है भैया? एडवर्ब। इज दैट क्लियर? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सी केम हियर टू मीट मी। सी केम, केम क्या है आपकी? वर्ब। सी केम हियर, वो यहाँ आई क्या करने के लिए? मिलने के लिए। और वर्ब को जो मॉडिफाई करे अगेन क्या हो जाएगा? एडवर्ब। तो इन चारों सेंटेंस में आप देख पा रहे हो, कहीं पर एडजेक्टिव का रोल निभा रही है या कहीं पर एडवर्ब का रोल निभा रही है। ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए मैंने सारी चीज़ें बताई, राइट। ये तो आप बोलचाल, दैनिक बोलचाल की भाषा में यूज़ करते हैं सारे सेंटेंसेस। चलो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब इंपॉर्टेंट आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें ध्यान रखना है, राइट। ये तमाम प्रकार की वर्ब जो अभी आप देख पा रहे हो, ये सारी वर्ब 2 + V1 लेती है अपने साथ। ING भी लेती है, जब जेरेंड में पढ़ेंगे तब की तब बात है। लेकिन हाल फिलहाल यहाँ देखो, लव, कॉन्टिन्यू, हेजिटेट, बेग, रिफ्यूज़, इंटेंड, ट्राई, अटेम्प्ट, प्लान, विश, एफोर्ड, बी प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर, बिगिन, लर्न, ऑफर, है ना, नेग्लेक्ट, मैनेज। आप पॉज कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप लिख सकते हो। ये तमाम प्रकार के वर्ब अपने साथ में क्या लेती हुई है? 2 + वर्ब का
फर्स्ट फॉर्म। सर कैसे, एग्जाम्पल से समझाओ। तो देखो भैया एग्जाम्पल, ठीक है, यहाँ पर आप एग्जाम्पल देखो जरा। मैंने बोला सी अटेम्प्टेड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, उसने प्रयास किया। अटेम्प्ट क्या हो जाएगा, प्रयास करना। सी अटेम्प्टेड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, उसने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या किया दोस्तों, प्रयास किया। तो याद रखना अटेम्प्ट के साथ क्या लिखे जाते हैं भैया, 2 + v1, मतलब इन्फिनेटिव मार्क किए जाते हैं। तो यहाँ पर देखो अटेम्प्ट के साथ क्या हो गया, 2 + v1। सी इज़ नॉट प्रिपेयर्ड टू आंसर दिस, वह तैयार नहीं है, वह तैयार नहीं है इसका आंसर के लिए, राइट। अगेन प्रिपेयर के साथ भी क्या लिखे जाते हैं, 2 + v1 लिखे जाते हैं। अगर आपको ing लिख के दे उसको ड्रॉप कर देना। सी इज़ नॉट प्रिपेयर्ड आंसरिंग दिस, दैट इज एक्चुअली इनकरेक्ट। सी इज़ नॉट प्रिपेयर्ड टू आंसर दिस, दैट इज करेक्ट। और ऐसे ही पूछते एग्जाम में, राइट। सी लाइक्स टू डांस, लाइक और लव ऐसी वर्ब जिनके साथ ing भी आ सकता है। जेरंड में देखेंगे हम लोग, सी लाइक्स डांसिंग भी सही है एंड सी लाइक्स टू डांस ये भी सही है, दोनों तरीके से लिखे जा सकते हैं, राइट। अगेन लाइक के साथ क्या लिखे जा सकते हैं, अगर ऑप्शन में दोनों रहे, डांसिंग भी रहे और टू डांस भी रहे। अब दोनों तो बेवकूफ़ तो होगा नहीं, पेपर वाला दोनों एक साथ में देगा, या तो देगा फोर्थ ऑप्शन ये रहेगा बोथ, है ना। ए और बी जो भी रहेगा, ए में मान लो कि डांस लिखा और बी में लिखा डांसिंग, तो वो नीचे फोर्थ ऑप्शन जो रहेगा ए एंड बी, बोथ ए एंड बी, तो आप उस पर भी क्लिक कर सकते हो। क्लियर। तो ऐसा भी हो सकता है। आई मैनेज टू एस्केप फ्रॉम देयर, मैंने वहाँ से निकलने की कोशिश की, भगने की कोशिश की। मैनेज के साथ भी क्या लिखे जाते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, 2 + वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा जाता है, राइट। राम इंटेंड्स टू चीट यू, राम का इरादा क्या भैया, तुम्हें धोखा देने का इरादा था। तो इंटेंट के साथ भी क्या लिखे जा सकते हैं, 2 + v1 लिखे जाते हैं, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। ही डेयर्स टू फेस यू, उसमें तुम में फेस करने की हिम्मत है, उसमें तुम्हें फेस करने की हिम्मत है, राइट। ये जो आप डेयर देखते हो, नीड टू देखते हो, है ना, ये भी आपकी ऑर्डिनरी वर्ब होती है, मैन वर्ब होती है, और इनके साथ भी 2 + v1 लिखे जाते हैं, ये मॉडल वर्ब नहीं होती है, राइट। अगर आप इसको एज अ मॉडल वर्ब कंसिडर कर रहे हो तो याद रखना मॉडल वर्ब के साथ कभी भी 2 + v1 नहीं आते। अगर आते तो कल से बोलने लग जाओ आई कैन टू गो देयर, आई कुड टू गो देयर, जो पॉसिबल नहीं होगा। प्योर मॉडल वर्ब हमें से क्या लेगी, बेयर इन्फिनेटिव आता है। मॉडल वर्ब के साथ क्या आता है, बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव मतलब बिना टू के वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, दैट इज। तो ही डेयर्स टू फेस यू, तो डेयर्स के साथ भी क्या लिखे जाएंगे, 2 + v1। ही नीड टू कम हियर, ही नीड्स टू कम हियर, राइट। तो इस तरीके से लिखे जाते हैं। चलो और आगे देख लेते हैं और कहाँ यूज़ कर सकते हैं। हाँ, इनको और ज़रा ध्यान देना दोस्तों, इन तमाम प्रकार के वर्ब के साथ भी 2 + v1 लिखे जाते हैं। क्या लिखे जाते हैं, 2 + v1 लिखे जाते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ और है, इसमें याद रखना इन वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट दिया रहेगा। जैसे आई का क्या हो जाता है, मी, वी का क्या हो जाता है, अस, यू का क्या हो जाता है, यू, शी का क्या हो जाता है, हर। तो इन तमाम प्रकार के वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट दिया रहेगा, फिर 2 + v1 रहेगा। ये विशेष तौर पे ध्यान रखना। जैसे हम लोगों ने पैसिव वॉइस में पढ़ा होगा, ठीक है ना, ही ऑर्डर्ड मी, सॉरी, जैसे मैंने बोला गो देयर, तो ही ऑर्डर्ड मी टू गो देयर, ये पैसिव वॉइस में पढ़ा होगा, नरेशन में भी पढ़ा होगा। प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम अ ग्लास ऑफ वाटर, ये पढ़ा होगा। तो इन सभी वर्ब के साथ पहले एक ऑब्जेक्ट रखाया जाएगा, उसके बाद में 2 + क्या आएगा दोस्तों, v1 आ गई, ये ध्यान रखना। चलिए आगे देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। यहाँ पे मैंने लिखा ही एडवाइज मी टू गो देयर, तो देखो एडवाइस के बाद में क्या आया, एक ऑब्जेक्ट आया, फिर आया क्या, 2 + v1। ही एडवाइज मी टू गो देयर, राइट। दूसरा एग्जाम, सी अलाउड मी, अनुमति दी उसने, सी अलाउड मी टू हेल्प हिम, उसने मुझे अनुमति दी उसकी मदद करने के लिए, राइट। एक ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, उसके बाद में 2 + v1। सी रिक्वेस्टेड मी टू गिव हर अ ग्लास ऑफ वाटर, अगेन ही ऑर्डर्ड मी टू गो, उसने मुझे जाने की अनुमति दी। तो इन वर्ब के साथ भी क्या लिखे जाते हैं भैया, 2 + v1 रखे जाते हैं। आई आस्क्ड हिम टू कंप्लीट दिस, मैंने उसे क्या करने को कहा, इस चीज़ को कंप्लीट करने को कहा। तो 2 + v1 अगेन यहाँ पर रखे जाएंगे भैया, आस्क के साथ, रिक्वेस्ट के साथ, ऑर्डर के साथ, अलाउ के साथ, एडवाइस के साथ। सिचुएशन कंपेल्ड हिम टू कन्वर्ट इनटू क्रिमिनल, सिचुएशन कंपेल्ड हिम टू कन्वर्ट इनटू क्रिमिनल, तो जो परिस्थितियाँ उसने उसको क्या करने पे मजबूर कर दिया, एक अपराधी में बदलने पे मजबूर कर दिया, राइट। तो यहाँ पर कंपेल्ड के साथ भी क्या लिखे जाएंगे, एक ऑब्जेक्ट के बाद 2 + v1 लिखे जाएंगे। आई वॉन्ट यू टू डू दिस, देखो वॉन्ट एक ऐसी वर्ब है, अब यहाँ से अगर आप यू को हटा दोगे, आई वॉन्ट टू डू दिस, मैं ये करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू डू दिस, मैं ये करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू डू दिस, मैं ये करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट यू टू डू दिस, मैं चाहता हूँ कि तुम यह करो, ठीक है ना, मैं चाहता हूँ कि तुम यह करो। आई वॉन्ट यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखोगे और उसके बाद में टू डू दिस
दैट इज़ एक्चुअली इन्फिनेटिव मार्क कर सकते हो। यू को हटा के भी बनाया जा सकता सेंटेंस, तो वहाँ पर तो आप स्वयं काम करोगे। आई वॉन्ट टू डू दिस, मैं यह करना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम यह करो। आई वॉन्ट यू टू डू दिस, आई वॉन्ट यू टू गो देयर, राइट। चलो एक लास्ट और है, ये भी देख लो ज़रा। बहुत सारे एडजेक्टिव्स भी होते हैं दोस्तों जो 2+V1 फॉलो करते हैं। बहुत सारे एडजेक्टिव्स भी होते हैं जो 2+V1 को फॉलो करते हैं, जिनमें से कुछ मैंने लिखे हैं यहाँ पर। ग्लैड हो गया, एबल हो गया, एंक्सियस हो गया, राइट हो गया, राइट, प्लीज्ड, अनेबल, सरप्राइज, लकी, हैप्पी, शॉक्ड, रॉन्ग एंड मेनी मोर। एग्जाम्पल इससे, सी इज़ ग्लैड, पर प्रसन्न है, वो खुश है, राइट। सी इज़ ग्लैड टू टॉक टू यू, वो तुमसे बात करके बड़ी खुश है भाई साहब। तो देखो ग्लैड आपका एडजेक्टिव है और उसके बाद भी 2+V1 लिखे जाते हैं, ING नहीं लिखना है, राइट। आई एम हैप्पी टू कम हियर, मैं यहाँ आके बड़ा खुश हूँ, राइट। हैप्पी भी आपका क्या एडजेक्टिव, उसके बाद में क्या लिखे जाएंगे 2+V1। यू वर प्लीज टू रिसीव अ लेटर, बड़े प्रसन्न हो गए तुम इस लेटर को प्राप्त करके, तो प्लीज्ड के आगे एडजेक्टिव आपका। ही इज़ अनेबल टू डू दिस, डू एनीथिंग इन दिस, सॉरी, ही इज़ अनेबल टू डू एनीथिंग इन हिज लाइफ, तो यहाँ पर अनेबल क्या है आपका एडजेक्टिव, उसके साथ भी क्या लिखे जाएंगे 2+V1 लिखे जाएंगे, राइट। एक छोटी सी चीज़ और इसमें ऐड कर देता हूँ, ये शब्द भी दोस्तों अपने साथ में क्या लेते हैं, याद रखना, 2+V1 लेते हैं। कौन कौन से, अपीयर हो गए, हैपन, फॉरगेट, लर्न, प्रिटेंड, प्रॉमिस, सीम, प्रूव, स्वेयर एंड रिमेंबर। लेकिन इनके साथ एक चीज़ और है, ये जो वर्ब देख रहे हो आप स्क्रीन के ऊपर, ये वर्ब के साथ एक चीज़ और हो सकती है, या तो इनके साथ आप 2+V1 रख दो, या फिर दैट क्लॉज जोड़ के एक पूरा सेंटेंस बना दो। आई वुड रिपीट, या तो 2+V1 रख दो, या फिर दैट क्लॉज जोड़ के एक और सेंटेंस बना दो। सर समझ नहीं आया, इधर देखो। अगर मैं कहता हूँ सी प्रॉमिस्ड टू वेट फॉर मी, उसने मुझसे वादा किया इंतजार करने का। सी प्रॉमिस्ड टू वेट फॉर मी। अब अंग्रेजों ने क्या कहा, देखो पहले हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, सी प्रॉमिस्ड दैट सी वुड वेट फॉर मी, सी प्रॉमिस्ड दैट सी वुड वेट फॉर मी। तो मैंने यहाँ पर दैट लगाया और ये दैट लगा के एक सेंटेंस और जोड़ दिया। अब ये कंजंक्शन लगा के मैंने एक सेंटेंस और जोड़ दिया। तो इस तरीके से लिखे हुए सेंटेंस को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, इन वर्ब के साथ ये फॉर्मूला काम करता है, राइट। मैंने कहा सी प्रॉमिस्ड दैट सी वुड वेट फॉर मी को लिखा जा सकता है सी प्रॉमिस्ड टू वेट फॉर मी। मीनिंग वही है, बस सेंटेंस को थोड़ा क्या कर दिया, ब्रीफ कर दिया मैंने, राइट। यहाँ पर देखो, ही प्रिटेंडेड टू बी हैप्पी, वो खुश होने का दिखावा कर रहा है, या उसने खुश होने का दिखावा किया। ही प्रिटेंडेड टू बी हैप्पी, ऐसा लग रहा है कि वो दिखावा कर रहा है खुश होने का, राइट। तो इसको लिखा जा सकता है ही प्रिटेंडेड दैट ही वॉज हैप्पी, ही प्रिटेंडेड दैट ही वॉज हैप्पी। तो मैं वही कह रहा हूँ कि इन वर्ब के साथ दैट क्लॉज जोड़ के वही जो भी सेंटेंस में सब्जेक्ट है उसी को रिपीट करके और एक सेंटेंस और बनाया जा सकता है। सी अपीयर्स टू बी इगोस्टिक, क्या लग रही है, एक प्रकार से घमंडी दिखाई दे रही है, तो आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं, सी अपीयर्स दैट सी इज़ एन इगोस्टिक, ठीक है ना। ऐसा लगता है कि वो क्या है, घमंडी है। तो इन वर्ब के साथ ये सारी चीज़ें काम करती हैं, राइट। आई होप कि आपको इन्फिनेटिव समझ में आया होगा दोस्तों, क्योंकि ये मैंने कुछ इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड की हैं। जो स्लाइड में जो वर्ब्स है और जिनके साथ 2+V1 आ रहा, उन वर्ब्स को आपको याद रखना है। वो जो सेकंड जो स्लाइड थी जिसमें एडजेक्टिव बताया एडवर्ब की तरह काम करती है, वो आप सिर्फ नॉलेज के तौर पर रखें, उसका कोई वेटेज नहीं एग्जाम में। वो बोलचाल में भी हम लोग बोलते हैं अक्सर, लेकिन ये जो मैंने आपको बताया कि इन वर्ब के साथ का क्या रखा जाता है 2+V1, ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, राइट। चलो दिस इज़ ऑल अबाउट इन्फिनेटिव। अभी इन्फिनेटिव के लगभग ये मान के चलो 3 से 4 वीडियो और आएंगे, फिर जेरन के आपके 4-5 वीडियो रहेंगे, फिर आपके पार्टिसिपल के भी रहेंगे, राइट। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग टू दिस पर्टिकुलर चैप्टर यू कैन ड्रॉप योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स। तब तक टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, हैव फन, जय हिंद एवरीवन।